सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए कूलाम का नियम और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं। कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए दिया गया। जब दो विद्युत आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाए, मान लो आपके पास दो आवेश Q1 तथा Q2 है, इनको एक निश्चित दूरी r पर रखें तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल आकर्षण भी हो सकता है, यह बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इस प्रकार कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि दोनों आवेश धनावेश हैं या दोनों आवेश ऋणावेश है तो प्रतिकर्षण, और यदि एक धनावेश एक ऋणावेश है तो सदैव आकर्षण बल कार्य करेगा। यह बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है तथा उनके मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर अपन इन दोनों समीकरणों को एक साथ लें तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसको कहा जा सकता है। यहां पर K तथा एप्सिलॉन नॉट के मान, न्यूमेरिकल मान आपको याद रखने होंगे। K का मान 9 इंटू 10 की घात 9, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 होगा। इसकी इकाई जरूर याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसकी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगी, ये आप अवश्य याद रखें। देखिए, जब हम बात करते हैं माध्यम के प्रभाव की तो इसमें माध्यम अवश्य प्रभावित करेगा, और जब माध्यम प्रभावित करेगा तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल एप्सिलॉन प्रयुक्त करना, एप्सिलॉन ही प्रयुक्त करना। इसमें एप्सिलॉन आर होता है जिसे हम पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। वो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, जिससे एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्राप्त होता है। ये विद्युतशीलता का मान या निश्चित विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी इसे कहते हैं, जबकि ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। आप याद रखना, विद्युतशीलता उस माध्यम की प्रकृति के बारे में बताती है और उसका प्रभाव बताती है कि वो कितना आकर्षण या कितना प्रतिकर्षण करेगा, जबकि एप्सिलॉन आर आपेक्षिक बताता है, जो निर्वात के सापेक्ष होता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब आप जरा इसमें ध्यान दें, अगर हम माध्यम की बात करें तो F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल एप्सिलॉन आएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान अभी मैंने आपको बताया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा, तो F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। F माध्यम बराबर 1/एप्सिलॉन आर इंटू बचा हुआ पूरा मान इस F के बराबर हो जाएगा, इसलिए F हो जाएगा F मीडियम लेस देन F हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है तो 1/एप्सिलॉन आर अपने आप ही लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब माध्यम के कारण विद्युत बल सदैव घटेगा, सदैव कम होगा, उसके मान में सदैव कमी होगी। ये माध्यम का प्रभाव बताता है। देखिए, कूलाम का नियम बलों के बारे में है और बल एक सदिश राशि होती है। देखिए, सदिश निरूपण के पदों में जब हम F की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। जैसे ही हम इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं, सदिश लगाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आ जाता है। आर कैप का मान आप सब जानते हो, आर वेक्टर अपॉन आर होता है। ये मान यहां पर इसके स्थान पर अगर रखें तो F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर होगा। आर स्क्वायर और आर को जब इंटू करें तो वो आर क्यूब बन जाता है। तो F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर होगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, F12 वेक्टर जैसे एक आवेश के कारण दूसरे पर बल, ये जैसे दो आवेश थे Q1 Q2 R दूरी पर थे, तो इस तरफ R12 हो जाएगा जबकि इस तरफ R21 हो जाएगा। तो 1 के वजह से 2 पर जो बल कार्य करेगा वो कितना होगा, 1 2, 1 के ऊपर 2 की वजह से, तो वो कितना होगा, 1 पर 2 की वजह से, तो वो कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहां R12 क्यूब कर दे, यहां R12 का वेक्टर कर दे। इसी तरह 2 पर 1 की वजह से वो कितना कार्य करेगा, उसको हम 2 1 वेक्टर लिखेंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 का वेक्टर हो जाएगा। आप सब जानते हैं R12 वेक्टर बराबर माइनस R21 होता है। कैसे होता है, क्योंकि 1 2 वेक्टर की दिशा अगर इधर है तो 2 1 की दिशा इधर हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। दोनों सदिश राशियां विस्थापन सदिश में दिशा को प्रदर्शित करने के कारण ऐसा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। देखिए, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बल आपस में समान परिमाण में होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार कूलाम नियम की कुछ विशेषताएं देखिए। सबसे पहले ये प्रबल बल है, दूसरी बात ये आवेशों के लिए कार्य करता है, तीसरी बात यह बल केंद्रीय बल होता है, चौथी बात यह बल संरक्षी बल होता है। इसके आगे हम देखें तो ये दूरी पर निर्भर करता है, ये लंबी दूरी और छोटी दूरी और सब में कार्य करता है। यह बल एक इस प्रकार का बल है जो परिणामी रूप से सदिश के परिणामी के रूप में कार्य करता है, अर्थात अगर परिणामी ज्ञात करना हो तो उसे सदिश रूप में ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बल है जो कूलाम के नियम से हम ज्ञात करते हैं। माध्यम से प्रभावित होता है, सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए यह काफी उपयोगी बल होता है। ये आज हमने आपको कूलाम नियम और कूलाम बल के बारे में बताया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन बलों को अगर हम डिस्कस करें, इस बलों के अनुप्रयोगों के बारे में बताएं, तो इनके ऊपर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें बेसिक फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेना, और जब परिणामी निकालना है तो सदिश सूत्र का उपयोग जरूर करना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कूलाम के नियम के ऊपर कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास दो आवेश है, यदि हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 है, उनको एक निश्चित दूरी R पर हमने रख दिया, उनके बीच में बल कितना लगेगा, कूलाम बल कितना लगेगा। ये जैसे पहला प्रश्न ऐसे दे दिया कि दो आवेश, एक 2 माइक्रो कूलाम है, एक 4 माइक्रो कूलाम है, इनके बीच की दूरी 10 मिलीमीटर आपने रख दी, और आपको पूछ दिया कि इनके मध्य बल कितना लगेगा। दोनों ही धनावेश है तो बल की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिकर्षण प्रकृति होगी, क्योंकि दोनों समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब इनमें बल का परिमाण क्या होगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो K का मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 का मान 2 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6। याद रखना, माइक्रो कूलाम को 10 की घात -6 से कन्वर्ट करना पड़ता है। 4 माइक्रो कूलाम 4 इंटू 10 की घात -6 बटे R 10 मिलीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की घात -3 का स्क्वायर। हल कर दीजिए विद्यार्थियों, आपके पास उत्तर आएगा 9 इंटू 4 दूने 8 हो गए, इंटू 10 की घात देखिए 6 और 6 हुए 12, 12 और 9 माइनस 12 यानी माइनस के 3 बटे 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 की घात -3 का हो गया 10 की घात -6। अब इस प्रकार से 8 9 72 इंटू 10 की घात, आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये दो कटने के बाद यहाँ 10 की घात -4 आ गए, इससे ये कट हो जाएगा तो 10 की घात -1 आएगा, जो ऊपर जाके 10 की घात +1 आ जाएगा। 7.2 इंटू 10 की घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जो आवेश दे रखे हैं उसके दोनों के मान रखो,
k का मान 9 इंटू 10 की घात 9, q1 का मान 2 इंटू 10 की घात -6, q2 का मान 4 इंटू 10 की घात -6 और दूरी 10 मिलीमीटर है, 10 इंटू 10 की घात -3 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 9 72 और 10 की घातों को किया -3 यहाँ आई, -6 हो गई जो -4 हो गई, ऊपर जाके +1 हो गई, इकाई इसकी न्यूटन आ जाएगी। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर आपको बताते हैं। दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई नाभिक है, इस नाभिक में अधिकतम दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन, अधिकतम दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य कितना बल कार्य करेगा। अधिकतम दूरी मतलब व्यास के विपरीत किनारों पर, ये कैपिटल आर दूरी मान लेते हैं। यहां पर दो प्रोटॉनों के मध्य कितना बल कार्य करेगा ये पूछा जाता है। आपको पता है त्रिज्या स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर का मान दुगुना हो जाएगा त्रिज्या यानी व्यास के बराबर हो जाएगा, जो प्रोटॉनों के मध्य की दूरी होगी। व्यास का मान 2 इंटू 10 की घात -15 मीटर। क्यों? क्योंकि नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी या 10 की घात -15 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। अब प्रोटॉन का आवेश आप सब जानते हो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम धनावेश होता है। तो इस अनुसार बल F बराबर k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर या k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। k 9 इंटू 10 की घात 9, q का मान कितना हुआ, q का मान 2 इंटू 10 की घात -15 का होल स्क्वायर बटे r का मान, क्षमा कीजिएगा, q का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 का होल स्क्वायर और r का मान 2 इंटू 10 की घात -15 का होल स्क्वायर। अब आप इसको हल करके आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो, उत्तर आप ज्ञात कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल इसके ऊपर बनता है। अन्य सवाल हम लेते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 आवेश एक समान है Q, Q और Q है, जो समबाहु त्रिभुज के सिरों पर रखे हुए, पूछ लिया केंद्र पर परिणामी, केंद्र पर स्थित किसी आवेश पर परिणामी बल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर स्थित किसी आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, ये कैसे ज्ञात करें। तो अगर केंद्रक पर कोई आवेश रखा है तो इस पर प्रत्येक आवेश के कारण बल कार्य करेगा। ये बल F1, F1 तथा F1 होंगे। इन दो बलों का परिणामी इधर काम करेगा जिसका मान प्रत्येक बल के बराबर होगा, क्योंकि परिणामी 120 डिग्री है, जिनका परिणामी सदैव उन दोनों के बराबर होगा, बीचों बीच होगा। और ये F1 और ये F1 ठीक विपरीत है और परिमाण में समान है, इसलिए इस कैपिटल Q पर कुल बल 0 कार्य करेगा। इसका उत्तर 0 होगा। ये प्रश्न तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार के प्रश्न में अगर लॉजिक थोड़ा चेंज कर, यदि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 आवेश रख दे और किसी एक आवेश पर परिणामी बल पूछे तो कैसे ज्ञात करोगे। तो एक आवेश, हम इस आवेश को मान लेते हैं, एक आवेश पर परिणामी बल शेष दोनों की वजह से लगने वाले बलों के कारण होगा। F1 और F1, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री होगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये F1 है, ये F1 है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री क्यों है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं। परिणामी बल F इज इक्वल टू होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सब लोग जानते हैं थीटा का मान 60 डिग्री है और F1 और F2 दोनों आपस में बराबर है, प्रत्येक का मान F1 है। तो ऐसी परिस्थिति में अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60, cos 60 का मान आप सब जानते हो, इसका मान 1/2 होता है, इससे ये 2 कट जाएंगे। इस तरह से आपके पास, ध्यान दीजिएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर यानी 3F1 स्क्वायर आएगा, यानी √3F1 होगा। F1 क्या है? F1 का मान अपन जानते ही है। F1 जो प्रतीक के कारण होगा वो होगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, कूलम के नियम से KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर √3KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इस तरह से अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई तरह से। मैंने कुछ लॉजिकल सवाल भी किए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। मैं समझता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी हुआ होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू।